इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मुंबई की शक्ल और सूरत बदल रहा है। जेफरीज एक इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्म है, उसकी एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 1.5 साल में मुंबई में $10 बिलियन के प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे और अगले 3 साल से 7 साल के बीच $60 बिलियन के और भी प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट होंगे। यानी यहाँ से 3-4 साल के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव आप मुंबई में देखेंगे और उम्मीद है कि मुंबई और उसके आसपास जो तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं उससे न सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ बदलेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, रियल एस्टेट को बड़ा बूम होगा और बहुत ही फ़ायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो एक निवेशक के तौर पर, एक शहरी के तौर पर आपको कितना फ़ायदा होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। और मुंबई में क्या रियल एस्टेट के प्राइसेस रिकैलिब्रेट होंगे, इक्वलाइज होंगे, ये भी उस रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया है। इसी पे आज हम बातचीत करने वाले हैं बदल रही मुंबई में। चर्चा के लिए हमारे साथ है नाइट फ्रैंक इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया और SMIFS के हेड ऑफ रिसर्च शरद अवस्थी। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। गुलाम सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जेफरीज की, जो ये बता रहे हैं कि कई सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो मुंबई में हैं वो अगले 6-8-10 महीने के अंदर ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। उसके बाद एक और बड़ा चंक है जो विद इन सिटी और आसपास MMR रीजन में है, जो और तेज़ी से कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, जिसमें कुछ 2-3 बड़े प्रोजेक्ट जो मुंबईकर्स की लाइफ चेंज करने वाले, इसमें तो कोस्टल रोड है और न्यू मुंबई का एयरपोर्ट बन रहा है, पूरा मेट्रो लाइन 3 कंप्लीट होने की कगार पे है। तो मुझे याद है एक बार हम लोगों ने इसी शो में एक बार जिक्र किया था आपसे, मैंने कहा था कि बहुत बड़े बदलाव के लिए मुंबई तैयार हो रही है और अब लग रहा है कि वो बिल्कुल सपना साकार होने वाला है। कैसे देख रहे हैं आप सर? बिल्कुल, ये जो पिछले तकरीबन 10-15 साल से हम लगातार इस अंडर कंस्ट्रक्शन शहर में जी रहे हैं, ये इसी उम्मीद पर है कि अगले कुछ वक्तों में, अगले कुछ सालों में हमें एक ऐसा शहर नसीब होगा जहां पर हम स्विफ्टली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा और वो जो हमारे सपनों की मुंबई है वो शायद हमें रहने के लिए मिल पाएगी। लेकिन आज भी इतना सब काम जिनका आप जिक्र कर रहे हो, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और जाहिर सी बात है उसका असर तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर जरूर पड़ेगा। लेकिन अभी कल ही की बात है जब एक और नया प्रोजेक्ट हमारी नजरों के सामने से गुजरा कि जिसमें सारे का सारा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को अब एलिवेटेड बनाया जाएगा। अब मेरे लिए दिक्कत ये है, चूंकि मैं उस रोड से ताल्लुक रखता हूँ, उस रोड पे रोज ट्रेवल करता हूँ, तो अगर अगले और 5 साल तक मुझे उस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अंडर कंस्ट्रक्शन होने का इंतजार करना होगा, तो यूं लग रहा है कि शायद हमारे गोल पोस्ट कहीं शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। तो अगर ये चीज जो आज हमारे सामने ला रही है, अगर आज 10 साल पहले उसे प्लान किया गया होता, जब ऑलरेडी हम इतनी सारी दिक्कतों से जूझ रहे हैं, 1-2 और प्रोजेक्ट भी इकट्ठे साथ ही हो चलते तो शायद बहुत अच्छा होता। लेकिन ये तो जरूर है कि आखिरकार अगर मैं नहीं तो मेरे बच्चे जरूर इस मुंबई के उस ख्वाब वाली मुंबई को एंजॉय कर पाएंगे जो शायद मैं ना कर पाऊं। गुलाम साहब, आप वेस्टर्न लाइन में रहिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप उस साइड में ट्रेवल करिए क्योंकि इधर के प्रोजेक्ट जल्दी पूरे होने की उम्मीद लग रही है कि कोस्टल रोड भी काफ़ी हद तक कंप्लीटेड है, या फिर आप नवी मुंबई में जाएं जहां एयरपोर्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट होकर कह रहे हैं कि शायद 24 दिसंबर तक एक रनवे उनका ऑपरेशनलाइज हो ही जाएगा। ये रिपोर्ट एक चीज़ और बताती है जिसके लिए आपकी एक्सपर्टाइज को हम लोग यहाँ समझना चाहते हैं। वो कह रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर का पूरा डायनेमिक्स बदलेगा क्योंकि ईज ऑफ ट्रेवल हो जाएगा। हमको याद है कि हम लोगों ने आपसे ये जिक्र किया था कि रियल एस्टेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अब बन रहा है साउथ मुंबई से लेकर के सबर्ब या फार रीचिंग सबर्ब में, उन सबको बहुत हाई स्पीड कनेक्टिविटी देने वाला है। तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर में भी बड़े बदलाव आएंगे और मैंने ये कहा था कि प्राइस इक्वलाइजेशन होगा। अब देखिए जेफरीज भी वही बात कह रहे हैं। पहली चीज तो ये, जो अगर दोबारा मैं जिस गुफ्तगू की तरफ आप इशारा कर रहे हैं जो कुछ वक्त पहले हमने की थी, पहले तो ये बताइए रियल एस्टेट सेक्टर में क्या बदलाव होने वाले, फिर हम लोग प्राइस पे भी आएंगे। उसी पर मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ कि हम ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी ऐसे हैं जो मिड टू अपर एक्लोन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी की ऊपर वाली लहरें हैं, सतर है, उन्हीं को केटर कर रहे हैं। पिछली बार मैंने यही कहा था कि जो बॉटम ऑफ पिरामिड के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान वो अभी नहीं है। लोकल रेलवे लाइन को इंप्रूव करना, और चूंकि मुंबई की बात है और आइलैंड सिटी की बात हो रही है,
तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर शायद ही कोई मकान ऐसा होगा 2 या 2.5 करोड़ से नीचे कहीं मिलता होगा। तो ये वो मार्केट है, ये वो रियल एस्टेट है जो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से डायरेक्टली इंपैक्ट होगी। लेकिन इसके बावजूद जो आप जिस पॉइंट पर ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहे हैं, इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइस, ये भी बिल्कुल मुमकिन है और ये होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक तरफ ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल के तौर पर ट्रांस हार्बर लिंक की बात करूं, तो हर वो शख्स जो वडाला में रहता है उसे नवी मुंबई में जाना एयरपोर्ट की तरफ बहुत आसान हो जाएगा। तो वहां पर एक और स्कूल ऑफ थॉट है कि लोग यहां से शिफ्ट होके शायद जो पाम बीच रोड, वो जो बहुत प्राइम लोकेशंस है, वहां पर प्राइसेस इंप्रूव होंगे। वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। कई लोगों का ये भी मानना है कि इसकी वजह से बहुत सारे जो वेल्थी लोग हैं, जो अमीर शख्स हैं, जो नवी मुंबई में रहते हैं, वो मुंबई आइलैंड सिटी की तरफ भी आने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों चीजें हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल इकोनॉमिकली जो इन्वेंट्री के इंप्रूव होने से जो डायरेक्ट इंपैक्ट प्राइस पर आएगा, वो तो बिल्कुल मुमकिन है। हम आगे चलते हुए जो इक्विलिब्रियम जिसकी बात की जा रही है, वो बिल्कुल मुमकिन है कि आगे चलते हुए हम शायद प्राइसेस को नीचे आता हुआ देखें। हाँ, ये इसको मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए जब मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए सब ट्रांसपोर्टेशन या बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होते हैं, तो ये जो लोड पड़ता है ना कि सब लोग एक जगह सेंट्रलाइज होकर रहें, चूँकि ऑफिस वहीं पे है या साउथ मुंबई में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, तो सब वहीं पर रहेंगे, सबको बीकेसी के आसपास ही रहना है। उससे थोड़ा आदमी बचत होगी क्योंकि आपको हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन और क्वालिटी ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। दूसरी बात कि कोविड के बाद से रियल एस्टेट जो मुंबई में है, उसमें एक अजीब तरीके का हम लोगों ने एक बदलाव देखा है कि जो कई बार हिरनदानी जी भी आके यहाँ बोल के गए हैं कि छोटे घरों की बिक्री कम हो रही है, नहीं होती है, बड़े घरों की तरफ लोगों का आकर्षण हुआ है। लेकिन जब जैसे आप बड़े घर की तरफ जाते हैं तो फिर बहुत महंगे होते जाते हैं। ये भी एक अपने आप में समस्या है जो शायद इससे हल होती हुई दिखेगी, क्योंकि जो एक बड़ा घर आप बैंड्रा से लेकर के, मतलब बैंड्रा के आगे तो पता नहीं ले पाएंगे नहीं पाएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन अगर उसको आप थोड़ा और उस तरफ जाएं सबर्ब की तरफ, तो वो सस्ते होते जाते हैं, जो रीच में आते जाते हैं। ये बड़ा बदलाव होने की पूरी संभावना दिख रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि उनका ये कहना है कि जैसे लोढ़ा जी हैं जो मैक्रोटेक डेवलपर्स, इनके पास 4000 एकड़ ज़मीन का लैंड बैंक है और ये बहुत स्प्रेड है पलावा की तरफ और जगहों पे, एक नई पूरा टाउनशिप बना रहे हैं। वैसे ही ओबराय के पास थाने में एक बहुत बड़ी लैंड बैंक है, वहाँ पे भी एक सिटी बना रहे हैं। एक सनटेक के पास तो पूरा सबर्ब में ही है उनका पूरा, और प्रेस्टीज स्टेट जो नए नए मुंबई में अपना प्रवेश करें, उनके पास भी 20-25% के उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उस सबर्ब में हैं। तो मैं इस लिहाज से समझना चाह रहा था गुलाम साहब कि ये तो एक होना तय है, और ये ऐसा नहीं कि इससे बिल्डरों को बड़ा नुकसान हो जाए, रियल एस्टेट कंपनी को बड़ा नुकसान होने वाला है, रादर और ज़्यादा बिकेंगे। जो अभी लोग नहीं ले पा रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं मेरे को लोअर परेल में ही रहना है, लेकिन ले नहीं पा रहे, हैसियत नहीं है, तो वो कहीं और ले सकते हैं वैसा ही घर जैसा वो यहाँ कल्पना करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक चीज जो पिछले, और ये केवल पिछले 4 साल की नहीं, ये पिछले 10-15 साल से देखा जा रहा है कि जो एक वक्त था जब लोग रियल एस्टेट की जब भी जिक्र करते थे तो वो लोकेशन 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 का नारा लगाते थे। अब वो सिचुएशन नहीं है। अब चूंकि आपने लोढ़ा जी की बात की, उन्होंने डोंबिवली में जाके वहां पर लग्जरी अपार्टमेंट्स या इवन रो हाउसेस और बंगलोज बनाए हैं, और वहां पर जाके लोग 5 से 8 करोड़ के मकान डोंबिवली में खरीद रहे हैं, जहां पर इनके आने से पहले 2000 रुपए, 1700 से 2000 रुपए का रेट चला करता था। तो ये बात तो तय है कि ये जो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन सिटी का हो रहा है, एक्सपांशन, लिमिट्स आगे जा रही हैं, उनको इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से मुकम्मल होते हुए एक दोबारा जान पड़ती हुई दिखाई देगी। क्योंकि आज तक आप लग्जरी रियल एस्टेट को सिर्फ साउथ मुंबई से एसोसिएट करते थे, अब वो चीज टूट चुकी है। आज आप लग्जरी रियल एस्टेट शायद बैंड्रा से भी बहुत आगे चल के बोरीवली, डोंबिवली, थाने, कल्याण, आप आज डेवलपर्स, आपने जिनका भी नाम लिया, उनका सारा फोकस यही है कि चाहे वो थाना हो, डोंबिवली हो, बोरीवली हो, विरार हो, हर जगह लोगों को लग्जरी और हाई एंड डेवलपमेंट, हाई एंड प्रोजेक्ट्स बनाए जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। तो वो लोग जो आज इन लोकेशंस पर जा रहे हैं, वो ज्यादा पैसा खर्च करके, मान ले अगर मेरा बजट ए 1 बेडरूम हॉल किचन मुझे बैंड्रा में मिलता है, लेकिन एक 3 बेडरूम हॉल किचन मुझे बोरीवली में मिलता है, जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी दे रहा है, मेरे बच्चों को खेलने कूदने के लिए, स्कूलिंग के लिए, हॉस्पिटल्स मेरे सीनियर सिटीजन के लिए सब कुछ मौजूद है, तो मैं वहां क्यों ना जाऊं, एक छोटे से 1 बेडरूम हॉल तक ही क्यों सीमित रहूं। तो ये चीज इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते आ रही है।
और लग्जरी रियल एस्टेट का जो स्प्रेड ऑल ओवर द एमएमआर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में हो रहा है, उसका डायरेक्ट रीजन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही समझे जा सकते हैं। करेक्ट। शरद, मुंबई का रियल एस्टेट ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबसे महंगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस, सबसे कंसंट्रेटेड, और सारे बड़े शहरों को मिला लीजिए तो उससे ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन यहाँ पे होती है। 30-35% की वैल्यू सिर्फ मुंबई रियल एस्टेट से आती है, एमएमआर कह लीजिए रादर उसको। मतलब इतना डिफरेंस है कि आप साउथ मुंबई में 1 रूम किचन और बोरीवली में 2 BHK की कीमत सेम है। इतना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, आप सोचिए। तो इससे रियल एस्टेट कंपनियों की तकदीर बदलने वाली है। मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत फायदे की चीज़ है उनके लिए, क्योंकि अब तक कंस्ट्रेंट होता था कि वो उधर क्यों बनाए जब उसको इधर फायदा हो रहा था। शायद आप कैसे देखते हैं ये डेवलपमेंट जो जेफरीज की रिपोर्ट है ये? जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बॉम्बे में हो रहा है, और बॉम्बे में बहुत जगह पे बॉटलनेक्स हैं, ट्रैफिक एक ऑब्वियसली बैंगलोर के बाद शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम बॉम्बे में होती है ट्रैफिक की कंटिन्यूअसली। तो न्यू बॉम्बे वाला जो कनेक्शन बन रहा है नरीमन पॉइंट वडाला से, वो एक काफी एडवांटेजियस पोजीशन है। मेट्रो की जो एडवांटेज है वो काफी एडवांटेजियस होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं है, एक तरफ से ही एक्सपैंड हो रही है, बट जिस तरीके से बॉम्बे एक्सपैंड हुआ है, इधर मीरा भाईंदर तक, इधर आपका न्यू बॉम्बे, पनवेल तक भी लोग अभी बोल देते हैं हम बॉम्बे रहते हैं, तो वो एक्सपेंशन काफी रैपिड है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खास करके मुझे लगता है मेट्रो वाली जो एडिशन है वो जैसे जैसे कंप्लीट होती है वो एक काफी बड़ा चेंज आना चाहिए। लोकल ट्रेन्स पे भी काफी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे उसको रिवैम्प करके अपग्रेड किया जाए, नए एसी ट्रेन्स वगैरह लगा के। तो मुझे लगता है ऑल ओवर ये काफी बढ़िया डेवलपमेंट रहनी चाहिए। और ऑब्वियसली जैसा हमने नरीमन पॉइंट से जब बीकेसी शिफ्ट हुआ था ऑफिशियल प्रॉपर्टी के रेट्स में आपने फर्क देखा था नरीमन पॉइंट में, उसके बाद शायद पिछले 8-10 सालों में कोई आपको मूवमेंट नहीं मिली, बल्कि बीकेसी में वो इम्प्रूवमेंट आया। तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एक चीज है जो मेरे हिसाब से बढ़ती पर कैपिटा इनकम के संग ऑल ओवर इंडिया ट्रैक होगी। बॉम्बे में ये ज्यादा होगी क्योंकि ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम्स वगैरह ज्यादा है, फाइनेंशियल कैपिटल है, और चारों तरफ सिटी एक्सपैंड नहीं कर सकती। शायद सिर्फ आप अपने राइट में और नॉर्थ की तरफ एक्सपैंड कर सकते हैं, वेस्ट और नॉर्थ की तरफ। तो मुझे लगता है वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, इसलिए आपको न्यू बॉम्बे, पनवेल, इन सब एरियाज में डेवलपमेंट ज्यादा दिखाई देगा, मीरा भाईंदर वगैरह में भी। और अब ग्रेजुअली जो लाइफस्टाइल में लोगों का शिफ्ट है उसका बहुत बड़ा फायदा आपको इसमें दिखेगा। तो अब ये जरूरी नहीं है कि जो आपके हाई कॉस्ट लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ साउथ मुंबई तक लिमिटेड रहे या वर्ली तक लिमिटेड रहे, उसके बियॉन्ड भी आपको मीरा भाईंदर इन एरियाज में भी, और इधर आपका न्यू बॉम्बे में तो हैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स, बट मेरे हिसाब से खारघर, पनवेल, इन सब एरियाज में भी आपको और डेवलपमेंट होती हुई दिखाई देगी। ओके, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना शरद, उसके बाद मैं आपसे ये जानूंगा कि जो नामी गिरामी बिल्डर लिस्टेड कंपनीज हैं इसमें से निवेशकों के लिए कौन सी कंपनी आपको पसंद आती है। और गुलाम सर चूंकि शेयर पर तो बताएंगे नहीं, तो मैं थोड़ा सा घुमा के एक दूसरा सवाल पूछने वाला हूँ गुलाम सर से ब्रेक के बाद, जिसकी वजह से यहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया, कॉन्टेक्स्ट सेट किया कि इस संदर्भ में क्या होना चाहिए। शरद, यहाँ पे मुंबई में जो बिल्डर जो है बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उसमें बहुत सारी ऐसे लोड़ा हैं जो इकॉनमी से लेके प्रीमियम है, साउथ मुंबई से लेके पलावा तक है, मतलब पूरा मुंबई कवर है उनके। इसमें गोदरेज है जो मिड सेगमेंट और प्रीमियम में है, उबरा रियल्टी जो प्योर प्रीमियम है वो इकॉनमी रेंज में नहीं काम करते ज़्यादा, और भी है जैसे की स्टोन रियल्टर जो भी रेजिडेंशियल हिस्ट्री। क्या पसंद आता आपको? अगर कोई इन्वेस्टर ये कहे कि मैं मुंबई में रहता तो नहीं हूँ, तो मुझे क्या लेना देना घर वर से, लेकिन हम रियल एस्टेट शेयर तो ले ही सकते हैं वहाँ अगर इतना बढ़िया फ़ायदा हो रहा है तो कौन सा सजेस्ट करेंगे आप? अगर आपको बड़ी कंपनीज में देखना है तो मुझे लगता है आपको गोदरेज पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा रनअप अभी इन दिनों आया है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ग्रेजुअली स्टैगर करके आप बाई करिए, उसको डिप्स पे ज्यादा ऐड करिए। और लोडा भी इन वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है कि ठीक ही है, बढ़िया रहना चाहिए। प्रेस्टीज जैसा कि आप बोल रहे थे कि उन्होंने बॉम्बे में नया नया अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चालू किया है, वहां भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, मुझे लगता है यहाँ से भी करीब 150-200 रुपए और उसमें आसानी से मिल जाने चाहिए। और उसके बियॉन्ड जैसे स्टोरी इवॉल्व होती है और ज्यादा, तो मेरे हिसाब से गोदरेज, अगर आप लार्ज फ्रंटलाइन स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो ग्रेजुअली स्टैगर करके, लोडा इन वैल्यूएशंस पे भी ठीक लगता है मुझे, तो वो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्योंकि वो पूरी चेन में प्रेजेंस है और ज्योग्राफिकली भी स्प्रेड ज्यादा बड़ी है उनकी, तो मुझे लगता है उनको ज्यादा फायदा होना चाहिए। और प्रेस्टीज अगर आप न्यू एंट्रेंट के हिसाब से, जिनका करीब कितना
15-20% शायद रेवेन्यू बॉम्बे से आता है। तो प्रेस्टीज एक बढ़िया बेट हो सकती है यहाँ से 150-200 रुपए की और अपसाइड के लिए। ये 3-4 स्टॉक्स हैं जहां पे आप देख सकते हैं। गुलाम जी ये बताइए कि अब चूंकि आपसे स्टॉक का रिकमेंडेशन में नहीं पूछ सकता, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अलग अलग बहुत सारे इलाके हैं और तमाम बिल्डरों की प्रेजेंस है वहाँ पे, सबसे बढ़िया पोटेंशियल इलाका कौन सा लगता है? कंसिडरिंग ये इंफ्रा अपग्रेड हो रहा है तो हमारे निवेशक ढूंढ लेंगे कि उस इलाके में कौन लिस्टेड प्लेयर काम कर रहा है। इक्विलिब्रियम की जो आपने पहले बात की थी ना, वो ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि कहां पर फ्यूचर ऐसे लोकेशंस जनरेट हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट होने से पहले एक एक्स प्राइस था और इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद उसमें एक सडन ग्रोथ आएगी, क्योंकि टाइम टू ट्रेवल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेवल टाइम जितना है, अगर इस समय मान ले 1 घंटा ले रहा है और कल जाते हुए इसे कम अरसा लगना है, 15-20 मिनट में अगर आप वहां पहुंच रहे हो, तो आपका प्राइस उस लोकेलिटी का उस लोकेलिटी से कंपेयर होगा जहां पे इस समय 15-20 मिनट का ट्रेवल टाइम है। तो ये एक छोटी सी अगर चीज हम ध्यान में रखें तो 2-1 लोकेशंस हैं जो फ्यूचरिस्टिक है मेरे लिए। कम से कम अगर मैं आज फंड लेना चाहूं रियल एस्टेट पर, तो मैं अलीबाग की तरफ जरूर देखूंगा, क्योंकि वो लोकेशन है जहां पर आपके एक तो कोस्टल रोड सारे का सारा वेस्टर्न जो रीजन है वो कनेक्ट होता चला आ रहा है। आप इवन बोरेवली से नरीमन पॉइंट बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, या वर्ली बैंड्रा सीलिंग से आप सीढ़ी क्रॉस होके ट्रांस हार्बर लिंक से होते हुए अलीबाग पहुंचेंगे। इस समय अगर आज आप अलीबाग जा रहे हो, आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगता है अगर आप वेस्टर्न सबर्ब्स से शुरू कर रहे हो। इस चीज को तकरीबन आधा हो जाना है। आप कोस्टल रोड से आइएगा, कोस्टल रोड से सिटी सारी क्रॉस करके आप सिवरी वडाला कनेक्टर, वर्ली वडाला कनेक्टर से वहां पहुंचोगे। तो ये जो सडन ग्रोथ पोटेंशियल जो मुझे अलीबाग में दिखाई दे रहा है वो अनफोर्सिएबल है। इतना हमने सोचा नहीं था उतना ग्रोथ वहां पे मिलना मुमकिन है। इसके अलावा जो थोड़े फार ऑफ लोकेशंस हैं जैसे पेन, वंस अगेन ये ट्रांस हार्बर लिंक से कम 3-4 ऐसे लोकेशंस हैं जो प्रोमिनेंस में आने वाले हैं। और इन लोकेशंस में प्रोजेक्ट्स भी आज कई सारे डेवलपर्स, आपने जो इनके नाम लिए हैं उनमें से कई डेवलपर आज इन लोकेशंस में ऑलरेडी या तो लैंड ले चुके हैं या लेना चाह रहे हैं। तो ये सब ऐसी कुछ लोकेशंस हैं जहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ इंपैक्ट होगा, और उनमें से मेरे लिए कम से कम पर्सनली अगर मैं चाहूं, और ये वो लोकेशन है जहां पर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आज लोग अलीबाग सिर्फ वेकेशंस के लिए या वीकेंड छुट्टियों पर जाते हैं। इमेजिन अगर वहीं आपका मकान हो और आप वहां से डेली शहर की तरफ आ रहे हो, तो जिंदगी का एक नया ही रुख देखने मिलेगा। तो ये लोकेशंस है जो मेरे ख्याल से आगे चल के बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई वेस्टर्न लाइन में ही या सेंट्रल लाइन में सबर्ब में कहीं देख रहा हो, तो वहां कहां पे होगा? सबर्ब में हम पहले ही कह चुके हैं, डोंबिवली, कल्याण, भिवंडी। अगर हम सेंट्रल लोकेशन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, जहां पर लोढ़ा ने ऑलरेडी एक नई पलावा नाम का एक नया शहर खड़ा कर दिया है। ये आज से 10 साल पहले आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, इतना ग्रोथ हुआ है। और ये सारे लोकेशंस हैं जहां पर मेट्रो नए बन रहे हैं। इवन भिवंडी, कल्याण जो मेट्रो बन रहा है उससे तकरीबन हर लोकेशन को फायदा होगा। और ये सारे, एक तो वो हो गया, और दूसरी तरफ हम अगर विरार के आगे की बात करें, विरार के आसपास के भी कई सारे लोकेशन हैं जो मेट्रो कनेक्ट से इंप्रूव होंगे। और पहले मैं कह चुका हूं वो पनवेल, पेन का जो एरिया है वहां पर भी। तो ये जो 3 डायरेक्शंस हैं, मुंबई की ग्रोथ इन 3 कॉरिडोर्स में होती है, और हर ईच ऑफ दीज कॉरिडोर्स में ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते ट्रैवल टाइम में बहुत ज्यादा कटौती आएगी, और वो लोकेशंस हैं जो फ्यूचर में चल के आपको बहुत मुनाफा दे सकते हैं। पलावा में एक बार गया था जब शुरुआती दौर में बन रहा था, से 7-8-9 साल पहले। वाकई मतलब अब दोबारा आप जाएंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो जगह पे एक पूरा शहर खड़ा कर दिया लोढ़ा ने ये, और अनबिलीवेबल था, और बहुत ही सस्ते प्राइस पॉइंट पे। आज की तुलना में तो महंगा हो गया होगा, लेकिन बहुत ही सस्ते में उन्होंने किया। इसलिए मैंने कहा था वो इकॉनमी से लेके अल्ट्रा प्रीमियम तक में है, मतलब साउथ मुंबई से लेकर के पलावा तक में वो लोढ़ा बहुत विस्तारित है और बहुत ही कंसनट्रेटेड उनके। लोअर पर तो खैर उन्होंने नक्शा ही बदल दिया है। तो ये अच्छा, एक चीज़ और, एक वेस्टर्न मुंबई में बहुत ज़मीन तो नहीं है मेरे ख्याल में अब, कि साउथ लाइन में कहीं जाएं आप या बोरीवली को, ऐसा कोई बहुत बड़ा लैंड पार्सल दिखता नहीं, लेकिन रीडेवलपमेंट के चांसेस बहुत होंगे। उसमें कोई बड़ा प्लेयर? रीडेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा विकट मसला है। क्योंकि पहली चीज तो जहां रीडेवलपमेंट साइजेबल रीडेवलपमेंट होता है, आप यूं समझे मेजॉरिटी, अगर आप, चूंकि आप वेस्टर्न सबर्ब की बात कर रहे हैं,
बांद्रा से जुहू या इवन लोखंडवाला तक अगर आप जा रहे हो, मोस्टली ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जहां पे 15 या 20 अपार्टमेंट इकट्ठे होकर एक एक छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं। उनको अगर आप रीडेवलपमेंट करना चाहो तो आपको बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं मिलता। अगर आप पूरे का पूरा लोकेशन अगर डेवलप करना चाहो तो वो तो अपने आप में और भी ज्यादा विकट होता चला जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रीडेवलपमेंट में बड़े प्लेयर ज्यादा एक्साइटेड नहीं है क्योंकि उनको साइज का एडवांटेज नहीं मिलता। मान ले ओबेरॉय को अगर रीडेवलपमेंट करना है तो उनका अपना एक जो पूरा ब्रांडिंग से रिलेटेड उनकी सारी कॉस्ट वगैरह है वो इतनी ज्यादा है कि एक ये 6 या 7 अपार्टमेंट जो उनको बेचने के लिए मिलेंगे इस किस्म की बिल्डिंग में वो कभी सोचना भी नहीं चाहेंगे। और ये मसला सारे के सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ संबंधित है कि अनलेस आप क्लस्टर रीडेवलपमेंट करें, और क्लस्टर रीडेवलपमेंट अपने आप में बहुत विकट चीज है क्योंकि इतने सारे लोगों को इकट्ठा एक थिंकिंग पे लाना और एक प्रोजेक्ट को कंसीव करके तैयार करना इस कदर मुश्किल है कि मुझे लगता है कि शायद ही कोई बड़ा डेवलपर इसमें हाथ डालना चाहेगा। तो ये जो बिग या मिड टू लो एंड वाले डेवलपर्स हैं उनके लिए रीडेवलपमेंट बहुत ही अच्छी एक खबर है, लेकिन जो एस्टैब्लिश हाई एंड डेवलपर हैं वो शायद ही रीडेवलपमेंट को हाथ लगाना चाहेंगे। ओके, तो ये है मुंबई की तस्वीर और शरद ने आपको बता दिया है कि टॉप ऑर्डर में कौन से कंपनीज हैं जिनमें आप अगर रियल एस्टेट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं मुंबई में, तो उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबेरॉय, प्रेस्टीज और लोढ़ा, ये लोग हैं जो ले सकते हैं, आप स्टॉक निवेश कर सकते हैं। लेकिन वाकई मुंबई की तस्वीर बदलेगी, न सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ बदलेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बदलेगी। अच्छा, एक दिल्ली मुंबई का बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तो इधर साउथ मुंबई आने की ज़रूरत नहीं, उधर ही उधर रहने का, उधर ही उधर काम करने का, ये सब कुछ बदलने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ये जो टाइमलाइन इस जेफरीज की रिपोर्ट में लिखी हुई है, इसी टाइमलाइन पे सारा कुछ हो जाए तो शायद तकदीर बदल जाएगी मुंबई की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।